है। मैं आज आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्लियर? मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, मैंने आपको पिछली क्लास में मैंने क्या क्या डिस्कस किया था, यहाँ समझना। वेट, अभी तक से बच्चे आ रहे हैं। प्लीज आप लोग पहले ज्वाइन कर लो। जब आपका 7 बजे से क्लास है तो आप 6:58 से ज्वाइन करना स्टार्ट कर दो। ठीक है? इसमें ऑटोमेटिक ज्वाइन का फंक्शन नहीं, वेबसाइट से मैं डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ ना, तो डायरेक्ट वेबसाइट में नहीं देता है। तो आप लोग जो भी लेट से आ रहे हो ना, आप 6:58 से ट्राई करना स्टार्ट कर दो सारी क्लासेस में। क्लियर? जो भी बच्चे लेट से आ रहे हैं, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, टाइम पे आप ज्वाइन हो जाओ। ठीक है? जो भी प्रॉब्लम होगी आप मैसेज करना आप मुझे। नंबर ऑफ प्रिंसिपल सर, सॉरी, आप अभी मैं नंबर कैसे बता दूं? चलो यहाँ देखना, मैंने पिछली क्लास में आपको सेशन 9 पढ़ा दिया था। सेशन 9 पढ़ाया था। क्या था? मेंटेन वर्क प्लेस सेफ्टी। सेशन 9, सेशन 10 और सेशन 11, ये 3 सेशन आपके ऐड किए गए हैं, न्यू ऐड किए गए हैं। क्लियर? ये आपको बुक में नहीं मिलेंगे, मैंने इसका पीडीएफ आपको सेंड कर दिया है। क्लियर? मैंने इसका पीडीएफ आपको सेंड कर दिया है इजी पे ऐप पे, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। आप वहां से इजी पे ऐप से आप डाउनलोड करना। ये 3 सेशन आपको बुक में नहीं मिलेंगे क्योंकि न्यू अपडेट किया गया है। क्लियर? तो आप ये मैंने पिछले क्लास में पढ़ा दिया था आपको कि व्हाट इज प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड इमरजेंसीज क्या होते हैं, ये सब मैंने पढ़ा दिया था। नाउ टुडे आई विल स्टार्ट। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क। प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क क्या होता है, समझना इसे। क्या होता है प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क? इसको आप समझना सही ढंग से क्या होता है। मीन्स आप अपने हेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट करोगे, और आपका जो वर्क स्टेशन है, आपका जो वर्किंग एरिया, आप आज पढ़ाई कर रहे हो, क्यों पढ़ाई कर रहे हो? जॉब करने के लिए ही तो पढ़ाई कर रहे हो ना। एक अच्छी खासी जॉब करने के लिए ही तो पढ़ाई कर रहे हो। जब आप जॉब फील्ड में जाओगे, आपको एक अच्छी खासी वर्क प्लेस दिया जाएगा, उस वर्क प्लेस पे आप जाकर वर्क करोगे ना, किसी भी फील्ड में आप हो। साइंस काहे पढ़ा रहे हैं? व्हाट इज दैट लैंग्वेज? दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ साइंस, दैट इज अ पार्ट ऑफ रियल लाइफ। समझना। प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क। आप अपने हेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट करोगे एंड कैसे आप अपने आप को सेफ्टी प्रोवाइड करोगे। क्लियर? तो समझना इसे, इसके बारे में समझना। जैसे आप कहीं भी जॉब करते हो, वर्क करते हो, मैंने बोल दिया आप मंडे को 7:50 PM टू 8:30 PM कंप्यूटर की क्लास होगी, आप ज्वाइन कर लेना, मैं उसका आपको शेड्यूल सेंड कर दूंगा। अब जैसे आप वर्क करते हो कहीं पे, तो सबसे देखो, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने एम्प्लॉयज को सही ढंग से उनका ट्रीटमेंट नहीं करता है, उनका ध्यान नहीं रखता है। तो क्या होता है प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क? इसको समझना। हजर्ड्स एंड सोर्स ऑफ हजर्ड्स, मैंने हजर्ड्स पिछले क्लास में आपको बताया था कि हजर्ड्स मीन्स होता है डेंजर, खतरा, जोखिम भरा हुआ वर्क। क्लियर? मीन्स हजर्ड्स क्या होता है, जोखिम क्या होते हैं। क्लियर? जोखिम क्या होते हैं, आपका हजर्ड्स क्या होता है, एंड सोर्सेस ऑफ हजर्ड्स। कैसे आप जोखिम, किसी कंपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हो, कैसे जोखिम हो जाता है, कैसे हजर्ड्स आ जाते हैं, और उसके सोर्सेस क्या क्या है, वो कहाँ से पनपते हैं, वो कहाँ से आता है। क्लियर? तो समझना। एन ऑर्गेनाइजेशन an organization can face some health hazards that could put the lives of the employees in danger। कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, कैन फेस सम हेल्थ हजर्ड्स, जो आपके हेल्थ के साथ वो क्या करता है, कुछ डेंजरस, कुछ ऐसे इफेक्ट कर देते हैं, कुछ ऐसे फेनोमेना, कुछ ऐसे प्रॉब्लम आपके हेल्थ के साथ वो कर देते हैं, जो क्या होता है, दैट कुड पुट द लाइव्स ऑफ द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज मीन्स वर्कर। जो वर्कर उस कंपनी में वर्क करते हैं, वो क्या आ जाते हैं, डेंजर कंडीशन में चले जाते हैं, गैस का रिसाव हो जाता है। क्लियर? अगर आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो, जब भी आपने कोरोना देखा, कोई लोग बोल रहा है ना कि किसी किसी लैब से ये आपका बाहर आया है वायरस। तो ये क्या होता है ना, अगर आप कोई कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो, किसी भी कंपनी में, अगर उस कंपनी में कुछ ऐसा हेल्थ इश्यूज की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके एम्प्लॉयज क्या आ जाते हैं, डेंजर प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। हजर्ड्स कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री एंड द एनवायरमेंट इन विच द एम्प्लॉयज वर्क। हजर्ड्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है, डिपेंड अपॉन द इंडस्ट्री।
आपके इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड के इंडस्ट्री में हो। जो आपके जो वर्कर होते हैं, जो आउटर स्टेट में लाइक बॉम्बे, आपका बैंगलोर, आपका दिल्ली, जो बिहार या यूपी के जो मजदूर लोग जाते हैं, क्लियर, देखते हो कितनी उनके साथ रोग बीमारियों से क्या रहते हैं, उनके साथ पनपते रहता है। क्लियर क्यों होता है? क्योंकि जो जिस कंपनी में वर्क करते हैं ना, उस कंपनी से बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन निकलता है। उनका एनवायरमेंट, जो उनका रहने का एनवायरमेंट है वो सही नहीं होता है, ऑक्सीजन का लेवल सही नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई हो जाता है। क्लियर, जिससे उनको, आपको पता है कि आपको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और वहां पे CO2 का ज्यादा जब परसेंटेज है कंपेयर टू O2, तो ऑफ कोर्स उसमें क्या हो जाएंगे, बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये बता रही है हजर्स कैन बी डिफरेंट टाइप्स और डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री एंड द एनवायरमेंट इन विच द एम्प्लॉयज वर्क। ये आपकी इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है, आपका वर्किंग एरिया पे डिपेंड करता है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हजर्ट्स इंक्लूड, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हजर्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल, फिजिकल, अगर आपको फिजिकली कोई डैमेज करता है। सेकंड वन इज केमिकल, एज फॉर एग्जांपल योर लैब, केमिस्ट्री लैब, साइंस लैब होता है, आपको बहुत सारे लिक्विड से आपको कहा जाता है कि इससे आप दूर रहो, है ना, इसको आपको टच नहीं करना है। केमिकली अगर रिएक्शन हो जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। बायोलॉजिकल, ठीक है, बायोलॉजिकल अगर इफेक्ट आ जाते हैं, ऐसे रोग बीमारी आ जाते हैं, वन बॉडी टू सेकंड बॉडी जब ये ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देता है। और इसका लाइव एग्जांपल, करंट एग्जांपल आपका कोरोना ही तो है, जो कि दैट इज द एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल हजर्ट्स थी, तो है आपका, जो आपका वन बॉडी से सेकंड बॉडी में क्या हो जा रहा है, ट्रांसफर हो जा रहा है। क्लियर। थर्ड फोर्थ वन इज मैकेनिकल, मैकेनिकल मीन्स क्या होता है, यांत्रिक। अगर आप, जैसे आप फोर व्हीलर से जा रहे हो, आप बाइक से जा रहे हो, और बाय मिस्टेक किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उनके साथ भी प्रॉब्लम होती है। मीन्स देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हजर्ड्स। फर्स्ट वन इज फिजिकल, सेकंड वन इज केमिकल, थर्ड वन इज बायोलॉजिकल, एंड फोर्थ वन इज मैकेनिकल। क्लियर। नेक्स्ट है आपका सोर्स ऑफ हजर्ड्स। क्या होता है, इसका सोर्सेस क्या है, ये हजर्ड्स फाइनली आता कहाँ से है, कैसे आता है, इसको रोका कैसे से है। क्लियर, तो समझना। प्रोवाइड सफिशिएंट, फर्स्ट वन इज द वर्क स्टेशन शुड, वर्क स्टेशन को क्या होना चाहिए, वर्क स्टेशन मीन्स व्हाट, योर वर्किंग एरिया, योर वर्किंग एरिया, कार्य स्थान, जहां आप काम करते हो, जहां आप वर्क करते हो, आपका वर्क स्टेशन होना कैसा चाहिए। तो क्या है, द वर्क स्टेशन शुड, फर्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड सफिशिएंट स्पेस फॉर द यूजर टू अल्टर पोजीशन कंफर्टेबल। क्लियर। अगर बहुत सारे यूजर्स हैं, बहुत सारे इम्प्लॉय हैं, किसी वर्क, किसी किसी रूम में, किसी कंपनी में, अगर वो जॉब कर रहे हैं और गैदरिंग बनाकर रख रखा है, वो अगर गैदरिंग, अगर एक रूम है उसकी कैपेसिटी सपोज अप्रॉक्स 50 इम्प्लॉयज की है, और उस रूम में अगर 100 प्लस इम्प्लॉयज हैं, तो ऑफ कोर्स वहां पे प्रॉब्लम होगी, ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो सकती है, बहुत सारे रोग बीमारियां आ सकती है। तो यही बता रहा है कि वर्क स्टेशन शुड प्रोवाइड सफिशिएंट स्पेस फॉर द यूजर्स टू अल्टर पोजीशन कंफर्टेबल। जितने भी उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी यूजर्स हैं, हर किसी के बीच में एक सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए। क्लियर। प्रोवाइड एडिक्वेट लाइटिंग, एडिक्वेट लाइटिंग मीन्स क्या होता है ना, अगर आप जिस रूम में हो वहां पे लाइट आने की, जो विंडोज है, लाइट आने का एक एडिक्वेट, एक पर्याप्त क्या होना चाहिए, उसका एक एडिक्वेट मीन्स प्रोवाइड एडिक्वेट लाइटिंग, मीन्स आपके जो कंपनी है, आपका रूम है, जो आपका वर्किंग प्लेस है, आपका वर्क स्टेशन है, वो लाइटिंग के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। अगर लाइट भी चली जाती है फिर भी आपका रूम हवादार होना चाहिए। क्लियर। Have windows fitted with adjustable covering to alter the sunlight level. Have windows fitted with the adjustable covering to alter the sunlight level. मीन्स जो सनलाइट का लेवल है, आपका जो विंडोज है, वो आपका विंडोज फिट होना चाहिए, एडजस्ट होना चाहिए, कवर करना चाहिए, कि आपके रूम में सनलाइट आने का भी रास्ता, ऐसा भी नहीं कि आपने पूरे रूम को, पूरे जो आपका पूरा जो वर्किंग प्लेस है, वर्क स्टेशन है, पूरा आपने शीशा ही लगा दिया है, वो भी प्रॉब्लम है। आपने एक भी विंडोज उसमें नहीं लगाया है, वो भी प्रॉब्लम है। मीन्स आपका जो विंडोज है वो अकॉर्डिंग टू नीड एक प्रॉपर वे में आपके जो वर्किंग एरिया है वहां पे लगा रहना चाहिए। क्लियर। बी बी स्पेशियस एनफ व्हेन अ वर्क स्टेशन इज शेयर्ड बाय मोर देन वन पर्सन। अगर आपका वर्क स्टेशन मीन्स योर वर्किंग एरिया, आपका जो वर्किंग एरिया है, वर्किंग रूम है, उसके पास एक एनफ स्पेस होना चाहिए। सपोज अगर आप मोर देन वन पर्सन को, मोर देन टू पर्सन को आप उसको क्या कर रहे हो, शेयर कर रहे हो। क्लियर।
तो आपके पास उतना स्पेस होना चाहिए कि लोगों को सही ढंग से सिटिंग अरेंजमेंट हो जाए। क्लियर? तो ये सब आप ध्यान रखना। ये तो आपका वर्क स्टेशन का मैंने क्या बताया, वर्क स्टेशन का स्पेस सफिशिएंट होनी चाहिए। क्लियर? वहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था सही होनी चाहिए। क्लियर? सनलाइट लेवल का जो है ना ज़्यादा हाई होना चाहिए ना ज़्यादा लो होना चाहिए। क्लियर? दो एम्प्लॉयज़ के बीच में, अगर आपके पास वर्क स्टेशन है, आपने सपोज आगे चलकर आप एक व्यवसायी बनते हो, आप एक एंटरप्रेन्योरशिप बनते हो, अगर आप एक बिजनेसमैन बनते हो, अगर आप एक कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, क्लियर? तो आपका कंपनी का जो स्टाइल है, कंपनी का जो एरिया है, स्ट्रक्चर है, वो एक स्पेस के साथ होनी चाहिए। क्लियर? आपकी कंपनी के रिगार्डिंग, आपके कंपनी के नीड के अकॉर्डिंग आपका कंपनी का स्पेस भी होना चाहिए। क्लियर? तो ये तो था व्हाट इज द फर्स्ट, क्या था आपका, द वर्क स्टेशन शुड, आपका वर्क स्टेशन कैसा होना चाहिए। व्हाट इज द सेकंड वन, द डिस्प्ले स्क्रीन शुड। अब देखो फाइनली इसमें डिस्प्ले स्क्रीन शुड क्यों बोला इसने, यू आर करेंटली लर्निंग कंप्यूटर साइंस। क्लियर? तो मैं कंप्यूटर से रिलेटेड ये बताने जा रहा हूँ। आप कंप्यूटर आईटी सेक्टर में भी हो, अगर आईटी कंपनियां में भी जॉब कर रहे हो, तो वहां पर भी आपका विंडोज होना चाहिए, वर्क वर्क प्लेस होनी चाहिए प्रॉपर वे में। तो जो आपका डिस्प्ले स्क्रीन सूट है, वो क्या होना चाहिए समझना। आपका जो डिस्प्ले स्क्रीन सूट है, मीन्स जब आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो, तो उसका डिस्प्ले स्क्रीन, मॉनिटर का स्क्रीन कैसा होना चाहिए, ये मैं बताने जा रहा हूँ, इसको समझना। द डिस्प्ले स्क्रीन शुड बी, क्लियर? जो आपका डिस्प्ले है, स्क्रीन कैसा होना चाहिए, मैं वो बताने जा रहा हूँ। व्हाट इज द फर्स्ट वन, डिस्प्ले विल, क्या है, आवाज क्यों हो रही है, डिस्प्ले विल डिफाइन कैरेक्टर्स ऑफ एडुकेट साइज एंड स्पेसिंग। क्लियर? क्या होना चाहिए, डिस्प्ले विल डिफाइन कैरेक्टर्स ऑफ एडुकेट साइज एंड स्पेसिंग। जो आपका डिस्प्ले है, वो डिस्प्ले है, डिस्प्ले में जो भी कैरेक्टर्स हैं वो वेल डिफाइंड होने चाहिए, एक डिफाइंड कैरेक्टर होने चाहिए ऑफ एडिक्वेट साइज एंड स्पेसिंग। क्लियर? एडिक्वेट मीन्स होता है पर्याप्त, एक पर्याप्त साइज होना चाहिए, एक पर्याप्त आपके पास स्पेस होना चाहिए। व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग इनसाइड योर कंप्यूटर सिस्टम, then you have to need some adequate size and spacing as well as defined characters. Clear? मीन्स आपके पास एक एडिकेट साइज होना चाहिए, स्पेसिंग होना चाहिए, वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स होने चाहिए इन योर इनसाइड योर मॉनिटर, इनसाइड योर स्क्रीन। क्लियर? नेक्स्ट हैव ए स्टेबल इमेज। हैव ए स्टेबल इमेज मीन्स अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, सपोज आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, लाइक आप बैंकिंग सेक्टर में हो, कहीं पे भी आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो जॉब कर रहे हो, सपोज आपको आज प्रेजेंटेशन देना है, सपोज आपको प्रेजेंटेशन देने के लिए बोला गया। आवाज क्यों हो रही है, वेट क्लास 1 सेकंड, अनम्यूट हो। ये आवाज किसकी हो रही है, निकी प्रिया, आप लोग आवाज क्यों हो रही है आप लोग की। अच्छा मैंने म्यूट नहीं किया है, सॉरी। अब समझना है, अब समझना। हैव अ स्टेबल इमेज, जो आप इमेज लगाते हो प्रेजेंटेशन में, वो स्टेबल होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर जैसे मैं एज फॉर एग्जांपल मैं जो पीडीएफ आपको शो कर रहा हूँ, अगर ये मूव करता रहे लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, क्या आप रीड कर पाओगे, नहीं ना। तो स्क्रीन पर जो भी आपका इमेज है, जो भी कैरेक्टर्स हैं, वो वेल डिफाइंड होने चाहिए और स्टेबल इमेज आपके पास होने चाहिए। हैव इजिली, हैव इजिली एडजस्टेबल ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। क्लियर? अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सपोज आपका स्क्रीन का ब्राइटनेस मैंने बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, आपका ब्राइटनेस जो स्क्रीन का है, मोबाइल का या लैपटॉप का या कंप्यूटर का, मैंने उसका ब्राइटनेस बहुत ही हाई कर दिया या बहुत ही ज्यादा लो कर दिया, तो आपके आंख के साथ प्रॉब्लम हो जाएगी ना, आपके आईज पे कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होंगे ना। हाँ, वही बता रहा है ये, हैव इजीली एडजस्टेबल ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। आपका जो स्क्रीन है उसका ब्राइटनेस को क्या रहना चाहिए, एडजस्ट होना चाहिए, ना ही ज्यादा वो चमकीला होना चाहिए, मीन्स उसका ब्राइटनेस ना ही तो हाई होना चाहिए और ना ही लो होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट है आपका टिल्ट एंड, टिल्ट एंड स्विvel इजीली टू सूट द यूजर। क्लियर? टिल्ट मीन्स होता है ना, जैसे आप सपोज आप स्क्रीन यूज कर रहे हो, कंप्यूटर आप यूज कर रहे हो, तो आपके और कंप्यूटर के बीच में, आपके और कंप्यूटर सिस्टम का स्क्रीन के बीच में एक डिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कीबोर्ड पे बैठ गए और कीबोर्ड पे बैठकर आप मॉनिटर को चला रहे हो, दैट इज नॉट पॉसिबल मैन। क्लियर? तो आपको क्या होना चाहिए, आपका टिल्ट
मीन्स एक आपको जैसा ऐसा नहीं है कि आप लैपटॉप को आप या कंप्यूटर को अपने फ्रंट पे रख रखे हो और आप झुक कर चला रहे हो उसे, तो आपके से जो बैकबोन है ना उस पे प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर? तो टिल्ट एंड स्विvel इजिली टू सूट द यूजर, आपके अकॉर्डिंग, यूजर्स के रिगार्डिंग। क्लियर? आपका क्या होना चाहिए, वो आपका कंफर्टेबल होना चाहिए जब आप मॉनिटर यूज कर रहे हो तो। क्लियर? नेक्स्ट है बी फ्री फ्रॉम ग्लेयर एंड रिफ्लेक्शन, यू नो रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शंस। क्लियर? आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, लाइट में क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो समझना यहाँ पे बी फ्री फ्रॉम ग्लेयर एंड रिफ्लेक्शन। क्लियर? मीन्स आपका जो स्क्रीन है वहां से क्या नहीं होनी चाहिए, ग्लेयर, मीन्स ज्यादा चमकीला नहीं होना चाहिए और वहां से रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आपका रिफ्लेक्शन होगा तो पता चलेगा कि आपके स्क्रीन पे आप ओपन कर रहे हो कुछ और, आपके जो बैक साइड में आपका इमेज आ रहा है स्क्रीन पे, हो रहा है ना, रिफ्लेक्ट होकर आपका इमेज बन रहा है आपके स्क्रीन पे, तो आपके स्क्रीन पे ना ही रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। क्लियर? और ना ही ग्लेयर होनी चाहिए, मीन्स ना ही ज्यादा चमकीला होना चाहिए आपका स्क्रीन। क्लियर? You just separate base for the screen on an adjustable table। जब भी आप कंप्यूटर यूज करते हो, घर में यूज करो या स्कूल में यूज करो, उसके लिए एक सेपरेट बेस होना चाहिए। उसके लिए या अदरवाइज आप यू कैन यूज वन टेबल, एक कंफर्टेबल आपके पास एक टेबल होना चाहिए जिसपे आप मॉनिटर को अच्छे ढंग से रखकर उसके साथ एक अच्छा खासा डिस्टेंस होना चाहिए, ना ही ज्यादा डिस्टेंस होना चाहिए, ना ही डिस्टेंस हाई होना चाहिए, ना लो होना चाहिए। क्लियर? एक मीडियम डिस्टेंस होने चाहिए आपके और आपके स्क्रीन के बीच में। वही बता रहा है यूज अ सेपरेट बेस फॉर द स्क्रीन, एक ऐसा बेस का यूज करो जहां पे आप स्क्रीन को क्या कर सकते हो, रख सकते हो अच्छे ढंग से। और एन एडजस्टेबल टेबल, और एक ऐसा टेबल आप यूज करो जिसपे आप अपनी स्क्रीन को क्या कर सकते हो, अच्छे ढंग से एडजस्ट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन इज द कीबोर्ड शुड, कीबोर्ड कैसा होना चाहिए। क्लियर? कीबोर्ड आपका कैसा होना चाहिए। देखो ये आपको लग रहा है कि क्या पढ़ा रहा है ये, पागल हो गया क्या, इसका यूज ही क्या है। बेसिकली मैं बता रहा हूँ इसका बहुत ही ज्यादा यूज है। यू नो, अब आपका आईटी तो आप जब भी कंप्यूटर यूज करते हो, अगर आप कंटिन्यू कंप्यूटर यूज करते हो, अगर ये सारे रूल्स अगर आप यूज नहीं करते हो, तो आज नहीं, आफ्टर 5 ईयर्स और 6 ईयर्स, आफ्टर 6 ईयर्स आपके बॉडी में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा ना कि आप कंप्यूटर फिर चला नहीं पाओगे। इसलिए प्रॉब्लम को इसने दिया है, कैसे आप इससे बचोगे, कैसे आप सिस्टम को यूज करोगे। एक रूल्स के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है, ऐसे नहीं कि जैसे हुआ वैसे यूज कर दिया। क्लियर? वरना आपके आंख पे इफेक्ट पड़ सकते हैं, आपके हैंड में इफेक्ट आ सकता है, आपके बैकबोन में इफेक्ट आ सकते हैं। क्लियर? द कीबोर्ड शुड, कीबोर्ड को कैसा होना चाहिए समझना, बी एबल टू टिल्ट। क्लियर? बी एबल टू टिल्ट easily and should be able to separate from the screen to allow the users to adopt a comfortable working position। क्लियर? मीन्स जो आप यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो, कीबोर्ड यूज कर रहे हो, कीबोर्ड को आप अपने आप से, खुद से, योर सेल्फ, क्या होना चाहिए, एक सेपरेट रखो। ऐसा नहीं कि आप अपने थाई पे रख के चला रहे हो, गर्दन को झुका कर चला रहे हो कीबोर्ड को, गर्दन में दर्द हो जाएंगे। क्लियर? अगले दिन डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, भैया मेरा तो लेफ्ट से राइट हो गया गर्दन। Clear? To be able to tilt easily and should be able to separate from the screen to allow the user to adopt the comfortable working position। मीन्स जो भी आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड को आप एक अच्छे ढंग से, क्लियर, एक कंफर्टेबल पोजीशन में आप रखोगे मॉनिटर से। क्लियर? और क्या होना चाहिए, आपका वर्किंग पोजीशन सही होना चाहिए, बैठने का स्टाइल सही होना चाहिए। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट है आपका हैव अ स्पेस इन फ्रंट ऑफ प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द हैंड्स और आर्म्स ऑफ द यूजर। ठीक है, मीन्स आपके बीच में, आपके हैंड्स, आपके आर्म्स के और कीबोर्ड्स के बीच में एक सफिशिएंट स्पेस होनी चाहिए। क्लियर? वरना आपकी क्वीनी जो होती है ना, उसमें क्या हो जाएगी, पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आज नहीं तो कल आपको फिर प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ जाते हैं। सो हैव स्पेस इन फ्रंट ऑफ प्रोवाइड द सपोर्ट फॉर द हैंड्स और आर्म्स टू ऑफ द यूजर्स। यूजर्स मीन्स यू एंड मी, जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है दैट पर्सन इज यूजर। तो आपके और कीबोर्ड्स के बीच में, आपके और आपके हैंड्स और आपके आर्म्स के बीच में एक सफिशिएंट स्पेस होनी चाहिए। क्लियर? हैव अ मैट सरफेस, हैव अ मैट सरफेस। मैट मीन्स क्या होता है, चमकीला। मैट मीन्स होता है चमकीला नहीं होनी चाहिए। क्लियर? मीन्स अगर जो कीबोर्ड आप यूज कर रहे हो, ज्यादा लाइटिंग उसमें नहीं होनी चाहिए, वरना आपके आंख पे प्रॉब्लम हो जाएगी। एक सिंपल कीबोर्ड आप यूज करो, जब भी आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो हमेशा एक सिंपल
मीन्स ज्यादा उसमें लाइटिंग नहीं होनी चाहिए आपके कंप्यूटर कीबोर्ड में, वरना आपको आंख पे प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर? हैव क्लियरली, हैव क्लियरली, वेट एक सेकंड, have clearly legible symbol on the keys. Clear? Have clearly legible symbol on the keys. आपके कीबोर्ड देखे होगे, आपका जो क्लास जो कंप्यूटर लैब में है, बहुत सारे ऐसे कीज का कैरेक्टर क्या हो जाता है, वो आपके लिए विजुअल नहीं रहते हैं, वो आपको दिखता नहीं है। लिजिबल का मतलब होता है रीडेबल। लिजिबल मीन्स क्या होता है आपका? रीडेबल। मीन्स आपका जितने भी कीज हैं आपके कीबोर्ड पे, वो सारे रीडेबल फॉर्म में होनी चाहिए, वरना आपको वहां से भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर? मीन्स आपका कीबोर्ड के जितनी भी कीज हैं, कीज का सिंबल्स हैं, वो सारे लिजिबल होनी चाहिए, मीन्स रीडेबल फॉर्म में होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द वर्क, अभी मैंने कीबोर्ड्स पढ़ा दिया। नेक्स्ट वन इज द वर्क सरफेस शुड। क्लियर? जब आप वर्क कर रहे हो, कहीं पे भी आप कंप्यूटर चला रहे हो, तो आपका सरफेस जो है वो किस टाइप का होना चाहिए, वर्क सरफेस आपका कैसा होना चाहिए। क्लियर? तो समझना। What is the first point? First point is, अभी कौन आ रहा है यार? Next one is provide adequate space for the users. Adequate means क्या होता है? एक पर्याप्त। क्लियर? क्लियर है? क्या मैं कहा था? प्रोवाइड एडिक्वेट स्पेस फॉर द यूजर। क्लियर? अगर आप, अभी मैंने बताया कि आप कहीं भी वर्क स्टेशन पे वर्क कर रहे हो सपोज, तो यूजर्स के लिए एक पर्याप्त स्पेस होनी चाहिए। आप याद, आप देखते हो मूवीज जैसे वगैरह देखते होगे, कंपनियों का इनसाइडली जो रूम है वो दिखाया जाता है, तो आप देखते होगे हर दो एम्प्लॉयज के बीच में केबिन बना रहता है, मीन्स दोनों के बीच में डिस्टेंस रहता है, एक सफिशिएंट डिस्टेंस रहता है। तो वही बता रहा है, प्रोवाइड एडिक्वेट स्पेस फॉर द यूजर्स। एक पर्याप्त मात्रा में क्या होनी चाहिए? स्पेस होनी चाहिए बिटवीन यूजर्स। हैव अ लो रिफ्लेक्टिव सरफेस। आपका जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिव नहीं होनी चाहिए। अगर रिफ्लेक्टिव रहा, अगर आप कंप्यूटर चला रहे हो, सपोज क्या प्रॉब्लम होती है, सपोज आप यू आर यूजिंग कंप्यूटर और आपका सरफेस है जो रिफ्लेक्टिव है, अगर किसी ने कुछ पानी गिरा दिया, हाँ, वहां से कुछ रे आपके आंख पे पड़ी, आप कुछ कंपनी का कुछ इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हो, आपको अपलोड करना था, लाइट आपके आंख पे पड़ी, बाय मिस्टेक आपने पूरे डेटाबेस को डिलीट पे क्लिक कर दिया, पता चला अगले दिन आपको कंपनी से निकाल दिया गया। बट क्या आपकी प्रॉब्लम थी वो? नहीं ना, वो तो सरफेस की प्रॉब्लम थी। सरफेस से लाइट के रिफ्लेक्शंस की वजह से आपके आंख पे लाइट पड़ी, और क्या हो गया? आपके सरफेस के मिस्टेक के कारण बाय मिस्टेक आपने उस कंपनी का डेटाबेस को ही क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। क्लियर? इसीलिए क्या बोला जा रहा है कि हैव अ लो रिफ्लेक्टिव सरफेस, बी ऑफ एन एडिक्वेट साइज ऑफ अलाउ द स्क्रीन, कीबोर्ड एंड अदर पेरिफेरल टू बी फ्लेक्सिबल अरेंज्ड। क्लियर? बी एडिक्वेट मीन्स क्या होता है, अभी बताया, पर्याप्त। क्लियर? मीन्स क्या है? बी एडिक्वेट साइज ऑफ अलाउ द स्क्रीन, कीबोर्ड्स एंड अदर पेरिफेरल्स टू बी फ्लेक्सिबल अरेंज। मीन्स अगर आप कीबोर्ड यूज कर रहे हो, सॉरी आप मॉनिटर यूज कर रहे हो, तो मॉनिटर का साइज सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बहुत ही छोटा स्क्रीन ले रखा है, आप एक लैपटॉप चलाओ या आप एक मोबाइल चलाओ, दोनों में डिफरेंस हो जाते हैं। मोबाइल से आंख खराब होने की चांसेस ज्यादा इंक्रीज हो जाती है कंपेयर टू लैपटॉप। वाई? बिकॉज इसका जो रे निकलती है, वो जो मोबाइल का रे है ना, वो ज्यादा घातक होती है आपके आंख के लिए कंपेयर टू जो रे निकलता है आपके लैपटॉप से। क्लियर? आपका कीबोर्ड, कीबोर्ड को लगाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? अच्छा स्पेस होना। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होता है, मैंने कभी आपको पढ़ाया था। पेरिफेरल डिवाइसेस वो जो एक्सटर्नल डिवाइसेस जब आप कंप्यूटर सिस्टम में इंक्लूड करते हो, लाइक प्रिंटर, स्पीकर, ठीक है, प्लॉटर, ये सारे पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। क्लियर? तो जब ये सारे सिस्टम आपको लगाना है, ये सारे पेरिफेरल डिवाइसेस आपको अपने कंप्यूटर के साथ लगाना है, तो आपके पास एक स्पेस होनी चाहिए। Clear? Have a stable and adjustable document holder which should be at the same level as the screen at the same viewing distance. इसका मतलब समझे? Have a stable and adjustable document holder. अगर आप जॉब कर रहे हो, सपोज आप कुछ कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हो, तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट होल्डर होनी चाहिए। आपने कुछ प्रिंट आउट निकाला, तो आपके पास कुछ फाइल्स होनी चाहिए, और विच शुड बी एट द सेम लेवल एज द स्क्रीन। मीन्स जो आपके कंप्यूटर का जो स्क्रीन है, सेम उसके स्क्रीन के साइज के इक्वल होनी चाहिए, जिससे आपको आराम लगेगी। आपको जब फाइल निकालना है ना, तो आपके लिए कंफर्टेबल होगा।
एट द सेम गिविंग डिस्टेंस, और आपसे एक प्रॉपर डिस्टेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरी कंप्यूटर इस कोने पे है, इस कॉर्नर पे है और मैंने फाइल को उस कॉर्नर पे रखा है और जब जब मुझे फाइल की जरूरत पड़ रही है मुझे बार बार उठकर जाना पड़ रहा है। नहीं, एक स्क्रीन के लेवल पे आपकी सारी फाइल अरेंज होनी चाहिए और आपके फाइल के बीच में, डॉक्यूमेंट्स के बीच में एक डिस्टेंस होनी चाहिए जिससे आप बैठे बैठे वहां से कैच उसको कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट वन इज वर्क प्लेस इवैक्यूएशन। वर्क प्लेस इवैक्यूएशन क्या होता है इसको समझना। इन केस ऑफ इमरजेंसी, इवैक्यूएशन मीन्स होता है निकास। इवैक्यूएशन मीन्स क्या होता है? निकास। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि आपके रेलवे में भी रहता है ना, जब आप जाते हो ट्रेन से ट्रेवल करते हो, किसी भी ट्रेन से, सुपर फास्ट हो फास्ट हो, तो हर केबिन में, हर आपका जो बोगी होता है, हर बोगी में आपका इमरजेंसी विंडोज बने रहते हैं, निकास रहता है, निकास बना रहता है। आप एसी वाली बस देखोगे, बैक साइड में उसका लिखा रहता है इमरजेंसी गेट। मीन्स आप उस शीशा को ब्रेक करो, उस शीशे को आप ब्रेक करो और क्या कर सकते हो आप, अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाती है आपके ट्रेन में, बस में, कंपनी में, रूम में, तो हर जगह कहीं ना कहीं इमरजेंसी गेट बनाए रखते हैं। उसी को बोला जाता है वर्क प्लेस इवैक्यूएशन। मीन्स आप कहीं भी वर्क कर रहे हो, वहां पर एक इवैक्यूएशन होनी चाहिए, एक इमरजेंसी गेट होनी चाहिए, एक इमरजेंसी निकास होनी चाहिए। इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ इमरजेंसी देयर शुड बी प्रोविजन ऑफ इवैक्यूएशन। अगर कोई इमरजेंसी केसेस आ जाते हैं तो एक प्रोविजन है। देखो आपकी क्लास 6:30 में खत्म हो जाएगी, मुझे भी लगता है ये भी सेशन आज मेरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो मैं नेक्स्ट डे मंडे को आप फिर से ज्वाइन कर लेना। मैं कंटिन्यू रखूंगा इसी सेशन को और मंडे को मैं सेशन 1 भी कंप्लीट कर दूंगा जो एक्सेसिबिलिटी कीज है। तो ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जो नेटवर्किंग है ये कंप्लीट हो जाएगा बेसिक। इसके बाद मैं चैप्टर 1 स्टार्ट करूंगा, कम्युनिकेशन स्किल। इन केस ऑफ इमरजेंसी देयर शुड बी प्रोविजन फॉर इवैक्यूएशन। क्लियर? इमरजेंसी केस में किसकी जरूरत पड़ती है? मंडे को आप ऐड हो जाना 7:50 थर्ड सिटिंग, ऑन मंडे थर्ड सिटिंग 7:50 आई विल टेक योर कंप्यूटर क्लासेस। क्लियर? on Monday 7:50 p.m. not a.m. 7:50 p.m. in every Monday. ठीक है? In case of emergency there should be provision for evacuation. मीन्स इमरजेंसी केस में आपको किसकी जरूरत पड़ती है? इवैक्यूएशन की जरूरत पड़ती है, मीन्स निकास की जरूरत पड़ती है। इवैक्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ इनपुटिंग अ प्लेस इन केस ऑफ इमरजेंसी डिजास्टर। क्लियर? अगर कुछ इमरजेंसी डिजास्टर आ जाते हैं, ठीक है, इमरजेंसी कुछ प्रॉब्लम, इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? आपातकालीन, बिना बुलाए मेहमान। आपको पता नहीं था कि आपके साथ ऐसा होने वाला है बट एक्चुअली में ऐसा हो जाता है, दैट इज इमरजेंसी। होता है ना, सपोज मैं, कोई बंदा अगर रोड रोड क्रॉस कर रहा है, वो तो बिंदास रोड क्रॉस कर रहा है, बट बाय मिस्टेक उससे किसी पीछे से किसी कार ने ठोक दिया, दैट इज इमरजेंसी। बिना बुलाए हुए उसको इमरजेंसी उसके साथ आ गया ना, वही बता रहा है इवैक्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ इम्पिटिंग अ प्लेस इन केस ऑफ इमरजेंसी डिजास्टर। इवैक्यूएशन क्या करता है? एक प्रोसेस है। क्लियर? एक इम्पिटिंग अ प्लेस इन केस ऑफ इमरजेंसी डिजास्टर। अगर आपके पास कोई डिजास्टर की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो इवैक्यूएशन क्या करता है? आपके एम्प्टी प्लेस को, आपके जो भी क्या है, इवैक्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ एम्प्टिंग अ प्लेस इन केस ऑफ इमरजेंसी। मींस आपके उस प्लेस को खाली करवा दिया जाता है। क्लियर? जहाँ पे अभी हो रहा है ना, कोरोना चल रहा है ना, इमरजेंसी तो है, लॉकडाउन ही तो चला रहा है, लोग जगह जगह पर क्या कर रहे हैं? खाली तो करवा रहे हैं। हाँ, इस एरिया को सील किया जा रहा है। क्यों सील किया जा रहा है? उसको एम्प्टी तो किया जा रहा है, ठीक है ना। तो क्या किया जा रहा है? इवैक्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ एम्प्टिंग अ प्लेस इन केस ऑफ एन इमरजेंसी डिजास्टर। अगर इमरजेंसी की कुछ प्रॉब्लम होती है तो उस जगह को क्या किया जाता है? खाली करवाया जाता है, जहां पे कुछ इमरजेंसी केसेस जनरेट हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन इज every company must ensure following points for evacuation in case of any emergency। जितनी भी कंपनियां होती हैं उनको इंश्योर होना चाहिए, कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को उनको फॉलो करना चाहिए। क्लियर? इस पॉइंट्स को फॉलो करना चाहिए इमरजेंसी केसेस में। व्हाट इज द फर्स्ट वन? एन इवैक्यूएशन पॉलिसी। कुछ इवैक्यूएशन पॉलिसी बनाए जाते हैं। क्या वो इवैक्यूएशन पॉलिसी है? समझना, एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव एजुकेशन पॉलिसी। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन मींस व्हाट? डिफरेंट डिफरेंट एरियाज लाइक बैंकिंग, रेलवे, कंपनीज, प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं।
All the team leaders are responsible for informing about the policies to their employees about it. जितने भी इवैक्यूएशन पॉलिसीज होते हैं, अगर कुछ ऐसा आपके साथ प्रॉब्लम हो जाती है, इमरजेंसी केसेस आ जाते हैं, तो कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ पॉलिसीज बनाए जाते हैं। वो जो टीम का लीडर होता है, टीम लीडर में जो हेड होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितने भी इंप्लॉई है वो सबको इन्फॉर्म करे कि हाउ टू यूज द इवैक्यूएशन पॉलिसी। इज दैट क्लियर? वो जो टीम का लीडर होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप जितनी भी आपकी पॉलिसी है, आपकी कंपनी का, आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो पॉलिसीज है, आप उसे अपने एम्प्लॉय को कैसे बताओगे। क्लियर? हाउ टू लर्न योर एम्प्लॉय विथ इवैक्यूएशन पॉलिसी। क्लियर? प्रॉपर attention must be paid when a team leader is informing you about these details. अब है, कुछ बच्चे अभी मुझे सीरियसली सुन रहे होंगे और कुछ बच्चे मुझे इग्नोर भी कर रहे होंगे इस क्लास को। यही तो है, प्रॉपर अटेंशन मस्ट बी पेड व्हेन द टीम लीडर इज इन्फॉर्मिंग यू अबाउट दिस डिटेल्स। अगर आपका टीम लीडर आपको लीड कर रहा है, आपको ट्रेंड कर रहा है अकॉर्डिंग टू इवैक्यूएशन पॉलिसीज, आप उसको इग्नोर ना करो, आप उसको सही ढंग से आप उसको समझो, स्टेप बाय स्टेप समझो, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप नोट कर लो किसी डायरी में। इज दैट क्लियर? तो ही बता रहा है, प्रॉपर अटेंशन मस्ट बी पेड व्हेन द टीम लीडर इज इन्फॉर्मिंग यू अबाउट दिस डिटेल्स। मींस आपका अटेंशन, आप वहां पर मतलब एक्टिव होना चाहिए आपको, और आपको अपने टीम लीडर को क्या करना चाहिए, सीरियसली ढंग से उसे सुनना चाहिए। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट वन इज नेग्लिजेंस एट दिस टाइम एट मे कॉस्ट लाइव्स। क्लियर? नेग्लिजेंस मींस क्या होता है? लापरवाही। अगर आप उस टाइम पे लापरवाही करते हो, आप अपने टीम लीडर की बातों को नहीं सुनते हो, तो क्या हो सकती है? आप अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। बाय मिस्टेक किसी का कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, अगर वो नेग्लिजेंस, अब वो कंपनी के साथ सही ढंग से नहीं कुछ वर्क कर रहा है, तो क्या हो सकता है? मींस आप अपने टीम लीडर को सही ढंग से नहीं सुन रहे हो, देन कॉस्ट लाइव्स। आप अपने लाइफ से, आप अपने जीवन से खुद को धो सकते हो, खुद का अपने आप अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, और कुछ भी घटना वहां पे घट सकती है। इज दैट क्लियर? तो इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाता हूँ। यहाँ तक समझे? यस और नो मुझे बताना जल्दी से, क्योंकि आपका 2-4 मिनट में क्लास क्या हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक समझे? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी टिल नाउ। यहाँ तक समझे? यस या Yes, sir. यस सर तो ऐसे बोल रहे हो जैसे जबरदस्ती बोल रहे हो। Yes, sir. यस सर समझ गए? Yes, sir. यस सर ठीक है, तो क्लास